पॉकेट एफएम पर आप पंकज जीना को सुन रहे हैं और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का तीसरा भाग है। सौतेली माँ। शिरीन वजीर श्याम सिंह के घर पहुंच गई थी। वहां जब उसने अपने लिए बनाई गई कुटिया देखी तो वो हैरान रह गई। घर के सबसे सुनसान कोने में उसके लिए वो कुटिया बनाई गई थी। नौकरों को भी रहने के लिए इससे बेहतर जगह दी गई थी। कुटिया के अंदर भी सिर्फ एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी थी। मेज पर एक बहुत साधारण सा दिखने वाला फूलदान था। उस फूलदान में एक ही फूल था और वो भी पीले रंग का। शिरीन को वजीर की बेटी होने के बावजूद भी एक भी नौकर नहीं मिला था। वो अपने सारे काम खुद ही किया करती थी। कपड़े धोने से लेकर झाड़ू और पोछा वो खुद ही किया करती थी। वो बाहर का बागीचा भी खुद ही साफ किया करती थी। इस घर में कोई उसे प्यार नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने 3 साल से अपने पिता को भी नहीं देखा था। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस सब का कारण था उसकी सौतेली माँ शकुंतला देवी। वो उससे घर के सारे काम करवाती जब भी वजीर श्याम सिंह घर पर नहीं हुआ करते। शिरीन जिस शरीर में थी उस लड़की की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। वो बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह जी रही थी। वजीर सिर्फ अपनी बड़ी बेटी से प्यार करते थे। जब तक शिरीन घर पहुंची तब तक हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी। वो शीशे के सामने बैठ गई। जब से उसने शरीर संभाला था तब से अब तक उसने अपने शरीर को नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वो अपने आप को ठीक से देख पा रही थी। उसे वो शरीर बहुत सुंदर लगा। उसे सब कुछ अच्छा लगा, सिर्फ माथे के उस निशान को छोड़कर। वो आराम आराम से अपने बाल बांध रही थी जब उसे घर के बाहर हो रही हलचल सुनाई थी। बाहर राजकुमार रमाकांत राव के साथ वजीर श्याम सिंह थे और साथ ही में शकुंतला देवी और उनकी बेटी शशिकला भी। शशिकला इस खानदान की शान थी। वो हर कला में निपुण थी। जादू से लेकर पढ़ाई में भी वो सभी से आगे थी। वो श्याम सिंह की आंखों का तारा थी। श्याम सिंह काफी गुस्से में थे। राजकुमार रमाकांत राव ने अपने षड्यंत्र के मुताबिक वजीर को शिरीन के हुकुम सिंह के घर के पास जाने की खबर दे दी थी और ये सुनकर श्याम सिंह काफी गुस्से में था। वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। दूसरी ओर राजकुमारी काफी खुश थी क्योंकि उन्हें पता था शिरीन तो मर गई होगी, नहीं तो उसके घर के पास दिखने के कारण शिरीन का नाम खराब हो गया और अभी शादी होगी नहीं। वो ये सब सोचकर बड़ी खुश हो रही थी। शिरीन ने दरवाजे की ओर देखा और वापस अपने बाल बांधने लगी। अब श्याम सिंह आग बबूला हो चुका था। उसने दरवाजा तोड़ने का मन बना लिया था। इतने में शशिकला बोल पड़ी, हो सकता है वो सो रही हो, इसीलिए शायद दरवाजा नहीं खोल रही हो। अब श्याम सिंह का गुस्सा सभी हदें पार कर चुका था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और एक एक करके सब घर में घुस गए। शिरीन को कमरे में देखकर श्याम सिंह बोल पड़ा, अगर तुम घर पर ही थी तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? शिरीन मुस्कुराई और अपने पापा की ओर देखा और बोली, पिताजी अगर इतने बड़े घर की बेटी अपने काम खुद से करेगी तो ये गलत है ना? उसकी ये बात सुनकर श्याम सिंह का सर शर्म से झुक गया और वो शकुंतला देवी की ओर गुस्से से देखने लगा। मेरी सबसे छोटी बेटी के साथ ऐसा सलूक क्यों? क्यों मेरी सबसे छोटी बेटी को अपना हर काम खुद करना पड़ रहा है? वो काफी लज्जित महसूस कर रहा था क्योंकि राजकुमार के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। शकुंतला देवी घबरा गई थी, लेकिन वो एक बहुत ही चालाक औरत थी और वो तुरंत ही बोल पड़ी, ये सब तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था बेटी। अपनी ओर देखो एक दफा। कमजोर हाथ, पतला सा बदन, मैंने ये सब कुछ तुम्हें तंदुरुस्त रखने के लिए किया था। हाँ पिताजी, माँ ने ये सब छोटी की भलाई के लिए किया था। शशिकला अपनी माँ के बचाव में बोल पड़ी। शशिकला इस खानदान की शान थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसे अपना बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े राजकुमारों के रिश्ते आए थे। वजीर श्याम सिंह ने शशिकला के लिए आए सभी रिश्तों को ठुकरा दिया था। शशिकला उसकी आंखों का तारा थी और वो उसके लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता था। शशिकला द्वारा बोली गई हर बात बिना सोचे समझे श्याम सिंह ने मान ली थी। उसने शशिकला की ओर देखा और फिर दुबली पतली से शिरीन की ओर देखा और कहा, अपनी तरफ देखो एक दफा। तुम कितनी कमजोर और दुबली सी हो। माँ ने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तुम हो 13 साल की मगर दिखती 10 की हो।
ये सब तुम्हारी वर्जिश करवाने के लिए किया गया था बेटा। शिरीन ने कुछ नहीं कहा। उसने सर नीचे झुकाया और मुस्कुराने लगी। उसे महसूस होने लगा जो शरीर की असली मालकिन रोज महसूस करती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी ही दो सगी बेटियों के बीच इतना भेदभाव कैसे कर सकता है। उसने मन ही मन में खुद को कहा, बेचारी की जिंदगी नर्क से भी बुरी थी। वो ये सब देखकर काफी दुखी हो गई, जबकि वो जानती थी कि ये उसका असली परिवार नहीं था, मगर वो उसका दर्द महसूस कर रही थी। वो अपने पिता की बात सुनकर रसोई घर में चली गई और वहां उसको दिया जाने वाला महीने भर का राशन ले आई। राशन के नाम पर उसे सिर्फ अचार और रोटी बनाने के लिए आटा दिया गया था। ये सब सामान मेज पर रखकर वो बोली, पिताजी, वर्जिश तो ठीक है, मगर दुबलापन दूर करने के लिए भोजन भी बहुत जरूरी है ना। और ऐसे भोजन के साथ कौन तगड़ा हो सकता है पिताजी। शरीर की असली मालकिन राजकुमार से मिलने को इतना बेताब थी कि उसने खाना तक नहीं खाया था। तभी वो कल का बचा हुआ खाना उठाकर ले आई। ऐसा खाना तो नौकरों को भी नहीं मिलता ना पिताजी। ये सब देखकर श्याम सिंह शर्मिंदा हो गया और गुस्से में उसने शकुंतला देवी की ओर देखा। जैसे ही वो कुछ बोलने लगा, उसी वक्त शशिकला बीच में आ गई और कहने लगी, पिताजी, माँ को कुछ मत कहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब आलसी और कामचोर नौकरों के कारण हुआ है। मेरी माँ कभी किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करती। मेरी बात का यकीन कीजिए पिताजी, मेरी माँ छोटी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखती है। अब आप नौकरों की गलती की सजा भी माँ को देंगे तो ये अन्याय होगा ना पिताजी। शिरीन ये सब कुछ देख रही थी और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि अपनी सौतेली बेटी से घर के काम करवाने वाली औरत की इतनी तारीफ कोई कैसे कर सकता है। वो समझ गई थी कि इस माँ बेटी की जोड़ी से कोई नहीं जीत सकता। उसने आगे ना बहस करने का ठाना और चुपचाप खड़ी रही। इतनी देर में शकुंतला देवी को भी बचने का अवसर मिल गया और उन्होंने भी हर गलती का इल्जाम नौकरों के सर मढ़ दिया। छोटी बिटिया, मुझे तुम्हारी तकलीफों के बारे में पता नहीं था, मगर अब जब मुझे सब पता चल चुका है तो मैं आगे से तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। दोनों माँ बेटी बड़ी चालाक थी। वो अपने आप को हर परिस्थिति से बचाना जानती थी। परिस्थिति को काबू में देखकर श्याम सिंह ने चैन की सांस ली और कहा, ये मेरी छोटी और सबसे प्यारी बेटी है, इसका ध्यान अच्छे से रखा करो। शकुंतला देवी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी छोटी बेटी के लिए 3 नौकर रखे जाएं। श्याम सिंह ने शकुंतला देवी से कहा। जी, मैं अभी के अभी 3 नौकरों को यहाँ भेज देती हूँ, शकुंतला देवी ने उत्तर दिया। शिरीन कोने में बैठी तमाशा देख रही थी और सोच रही थी, श्याम सिंह में बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो सारे सबूत सामने होते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। असलियत में श्याम सिंह सब जानता था। वो बस अपनी इज्जत बचाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त काफी ऊंची पदवी पर बैठे लोग उसके घर आ रखे थे। उसे शिरीन से कोई प्यार नहीं था, तभी तो लोग शिरीन के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। मगर शिरीन को यह भी मालूम था कि वो माँ बेटी के साथ लड़ती भी नहीं रह सकती थी, और तो और उसकी जादुई ताकत भी कम हो गई थी इस कमजोर शरीर के कारण। साथ ही वो इस वक्त घर को भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे रहने के लिए छत की जरूरत थी। लगता है मैंने आंटी को गलत समझ लिया था। मेरी ही गलती है, तो आप नौकर भेजेंगे ना? शिरीन ने शकुंतला देवी से पूछा। हाँ बिल्कुल बेटी, अभी भेजती हूँ, शिरीन ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा। मगर मेरे घर में 3 नौकर रखने की जगह नहीं है आंटी। शकुंतला देवी समझ गई थी कि शिरीन क्या कहना चाहती थी। वो गुस्सा थी पर दिखा नहीं सकती थी। उसने प्यार से कहा, बिटिया, मैं कल ही कारीगरों को बुलाकर घर को बड़ा करवाने का काम शुरू करवा देती हूँ। शिरीन ने झुककर आंटी को धन्यवाद कहा और बोली, आंटी, क्या आप मेरा एक और काम कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बेझिझक होकर बोलो, शकुंतला देवी बड़े प्यार से बोली। अब जब आप लोग मुझे नौकर दे ही रहे हैं तो मेरे महीने का खर्च भी बढ़ा दीजिए। अभी सिर्फ 2 आने ही मिलते हैं, मगर नौकरों को भी पैसे देने पड़ेंगे। इतने से काम तो नहीं चलेगा ना? ये सुनकर शकुंतला देवी को बड़ा गुस्सा आया, मगर वो कुछ बोली नहीं। हर बड़े राजघराने के बच्चे को कम से कम 30 आने तो जरूर मिलते थे, और तो और शशिकला को तो 40 आने मिलते थे। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। मेरा नाम है पंकज जीना। ये इस कहानी का चौथा भाग है। दोषी कौन? उसने खांसते हुए बातचीत को काटने का फैसला किया। ये जरूर चुराया गया होगा, गुलाम भी ना।
शकुंतला देवी, कृपया अन्य लोगों को पैसों को ना छूने दें। छोटी बिटिया को घर खर्च आप अपने हाथों से दें, क्योंकि वो मेरी अनमोल बेटी है और उसे अपने शरीर को मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए उसे दिए जाने वाला महीने का घर खर्च शशिकला के बराबर ही होना चाहिए, जो कि 40 आने हैं। हालांकि शकुंतला देवी अपने दिल की गहराई से शिरीन से नफरत करती थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। और ऐसा करते समय उन्होंने शिरीन का ख्याल रखने का वादा किया, और ऐसा करते समय कुछ नौकरों को डांटा। शिरीन को ये सब काफी मजाकिया लगा। वो मुस्कुराई और धीरे से कहा, धन्यवाद पिताजी और आंटी। तो आंटी, क्या आप अभी भी मुझसे कोयला और जलाने वाली लकड़ियां मंगवाएंगी? उसने ये सब अपनी जख्म से भरी हथेलियां दिखाते हुए कहा। शकुंतला देवी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कमजोर शिरीन ऐसी बातें करेगी, वो भी ऐसे समय में जब सभी लोग घर पर होंगे। ऐसा लगा जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो, वो भी कई कई बार। वो इस लड़की को नरक में भेजने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसी समय वो खुद को छिपने के लिए एक कोना ढूंढना चाहती थी। हालांकि उस समय उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाई और कहा, छोटी बिटिया, मेरा इरादा तुम्हारे शरीर को प्रशिक्षित करना था। हालांकि अब जब मैंने आपकी स्थिति देख ली है तो ऐसा करना ठीक नहीं है। अनमोल बेटी इस तरह के काम नहीं करती है। आपको ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शिरीन ने अपने होठों को अंदर की ओर मोड़ लिया था और धीमे स्वर में कहा, तो आंटी, मुझे एक बार फिर से धन्यवाद देना होगा आपको। शकुंतला देवी एक विकट स्थिति में खड़ी थी। वो हर तरफ से घिर चुकी थी। शिरीन द्वारा बोली गई हर बात एक तेज तलवार की तरह महसूस हो रही थी। हालांकि तलवार अभी भी उनके सर पर ही लटक रही थी। अपनी सादगी के मुखौटे के अंदर छिपी हुई चालाक औरत को वो छुपा कर रखना चाहती थी। पर शिरीन का ये व्यवहार देखकर वो काफी हैरान थी। उनके लिए शिरीन का ये रूप काफी असाधारण था। शिरीन के शरीर की असली मालकिन एक कमजोर और कम आत्मसम्मान वाली लड़की थी। वो छोटी थी और पतली भी। अक्सर जब लोग उसे तंग करते थे तो वो डरपोक बनी रहती थी, और इसीलिए हर बार जब श्याम सिंह उसे देखता तो उसे देखकर घृणित महसूस करता था। हालांकि इस बार शिरीन दिख वैसे ही रही थी, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वो एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन चुकी थी। श्याम सिंह ने चिंतित मन के साथ उसे देखा। वो कुछ देर के लिए चौंका और फिर वहीं खड़ा रहा। इससे पहले कि वो उसे डांटता, वो उसे बोल पड़ा कि छोटी बिटिया, तुम उसे आंटी नहीं माँ कहो। शिरीन ने अपनी आंखें उठाई और कहा, मैंने सोचा कि मेरी माँ एक अलग व्यक्ति थी। धीरे से उसने एक और वाक्य जोड़ा, मैंने सुना है कि श्याम सिंह ने मेरी माँ से वादा किया था कि वो अपने जीवन काल में एक ही शादी करेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा था। श्याम सिंह का गुस्सा भड़क चुका था। जब उन्होंने शिरीन को देखा तो उसने सोचा कि वो किसी अलग ही लड़की को देख रहा है। उनकी पहली आधिकारिक पत्नी ने एक चट्टान से कूदकर उन्हें छोड़ दिया था। वो अभी भी उसकी लाश को ढूंढ नहीं पाए थे। शांति देवी एक मजबूत चरित्र वाली महिला थी। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शिरीन से शायद ही कभी उसके सपनों में मुलाकात की होगी। हर बार शिरीन वजीर श्याम सिंह को पापा कहकर ही बुलाया करती थी। हालांकि इस बार वो उसे वजीर कहकर बुला रही थी। उस समय श्याम सिंह ने अपने शरीर के अंदर रेंगते हुए डर को महसूस किया। उसने देखा कि बेटी अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। वो मुस्कान कुछ हद तक शांति देवी की तरह थी, जब वो उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला कर चुकी थी। वो 30% उपहास के साथ इस तरह मुस्कुराई और उसके चेहरे पर 70% तिरस्कार था। भले ही वो छोटी थी, लेकिन उसकी बातें सुई से चुभ रही थी। ये कहना कि आप केवल एक व्यक्ति से जीवन भर के लिए विवाहित होंगे, सुनने में मीठा लगता था। भीमपुर राज्य में हर पुरुष की 2 से ज्यादा बीवियां थी। जीवन भर के लिए एक ही जीवन साथी होना केवल मीठी बात थी, जो भावुक और युवा लोग एक दूसरे को कह देते हैं। हालांकि शाही परिवार के सभी पुरुष एक से ज्यादा शादी करते थे। एक साधारण परिवार में भी एक से अधिक पत्नियां होती थी। तो श्याम सिंह कैसे पीछे रह जाता इस दौड़ में? श्याम सिंह ने महसूस किया कि कुछ पत्नियों का होना गलत नहीं था। हालांकि सवाल ये है कि उनकी बेटी ने उनसे सीधे उनके चेहरे पर ये सवाल पूछ कैसे लिया, वो भी दूसरों के सामने। उन्होंने ठंडे दिमाग से जवाब दिया,
बच्चों को क्या पता, ये कोई जगह नहीं है कि वयस्क के मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे। शिरीन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वो हल्का सा मुस्कुराई और ये जताया कि वो एक भी और शब्द कहना नहीं चाहती थी। जब वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता था तो श्याम सिंह का गुस्सा भड़क उठता था। इससे पहले कि वो शांत हो जाए, उसने कहा, छोटी बिटिया, इतने वर्षों से मैंने पिता बनने के लिए आपका इंतजार किया, आपकी हर अपेक्षा पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की और मैं भविष्य में भी करता रहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको पिताजी की बात का सच्चाई से जवाब देना होगा। कुछ लोगों ने कहा है कि एक अजनबी आदमी आया और आप उसके साथ आंगन छोड़कर चली गई। उन्होंने कल रात आपको गुप्त रूप से बाहर जाते हुए देखा। क्या तुमने कुछ गलत किया? जब प्रश्न का अंतिम भाग कहा गया तो इस कदर सन्नाटा छा गया कि कोई सुई भी गिरे तो उसे सुना जा सकता था। सभी लोग टकटकी लगाए हुए थे कि वो कैसे जवाब देगी। शिरीन ने अपने बाल को कंघी करने के लिए अपने हाथ को आगे किया और अपनी आंखों को पहले नीची करके बोला, वजीर जी, ये सवाल वास्तव में बड़ा सरल है। किसी ने इसके बारे में बात की और आप बस विश्वास कर लिए। फिर क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि सौतेली माँ के आंगन में एक बार अजनबी पुरुष आया और चला गया था? इसका मतलब ये है कि आपके साथ धोखा हुआ होगा। शिरीन का ये सवाल तलवार सा तेज था। कोई हंसा। श्याम सिंह चारों ओर देखने लगा और गुस्से से तिल मिला गया। उसने देखा कि ये हंसी 8वें राजकुमार भीम सिंह की थी, जो भीड़ में शामिल होने आए थे। भीम सिंह की उम्र 18 साल थी। वो आकर्षक था और उसके पास एक खिलौना था। उसकी आंखें मोती जैसी स्पष्ट थी। वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। हंसी के कारण वो भीड़ में सबके ध्यान का केंद्र बन गया था। मुझे कहना होगा कि भीम सिंह के शाही परिवार में उनमें से अधिकांश के रूप बड़े आकर्षक थे। वो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। वो और 12वें राजकुमार भी बराबर में खड़े थे। एक भाई कोमल और शांत था, जबकि दूसरा हवा की तरह सर 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 घूमने वाला। उन्हें देखने से आंखें पथरा जाती थी। भीम सिंह की माँ एक शाही उपपत्नी थी। भीम सिंह तेज दिमागी थे और राजा हर्षवर्धन सिंह के सबसे प्यारे पुत्र थे। श्याम सिंह शर्मिंदा हो गया। स्वाभाविक रूप से उसने राजकुमार को डांटा नहीं और वो अपनी टकटकी लगाकर शिरीन को घूरते हुए बोला, बकवास, तुम झूठ बोल रही हो, बकवास जो पूरी तरह से अनैतिक है। शिरीन का चेहरा ठंडा हो गया। वजीर जी, अगर मैंने जो कहा वो बकवास था और आपने बिना किसी संदेह के इस पर अविश्वास किया, फिर आप क्यों मेरे बारे में बोली जा रही बातों पर विश्वास कर रहे हैं? आपकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव आप कैसे सहन कर पा रहे हैं? क्या एक बेटी के शब्द किसी से कम भरोसेमंद हैं? अजनबियों की बातें सच हैं और मेरी झूठ? श्याम सिंह ने मजाक में कहा, हाँ, आज न्याय विभाग के प्रधानमंत्री भी वहीं उपस्थित थे। मामले को आगे बढ़ाने के लिए दोनों प्रधान और लोगों का एक समूह बुलाया गया। अफवाह उड़ी कि एक पुरुष अजनबी के आने और शिरीन के आंगन को छोड़ने के बाद जनरल के परिवार के नाम को बदनाम किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि जनरल की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया जा रहा था। शाही परिवार की गरिमा और निराश होने के बावजूद शिरीन उनकी बेटी थी, 12वें राजकुमार रमाकांत राव की मंगेतर, और इसीलिए वो उग्र थे और मामले को आगे बढ़ाने के लिए वो पुरुषों को लाए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कमजोर दिखने वाली बेटी जबान से इतनी तेज होगी। जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा और न्याय विभाग से मंत्री की ओर भी देखा। न्याय विभाग शाही परिवार के मामलों और प्रधानमंत्री का प्रभारी था। मंत्री एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, एक शांत चेहरे के साथ सख्त मिजाज वाले व्यक्ति। उनके बोल चाकू की तरह तेज थे। उन्होंने शिरीन को देखा और कहा, बिटिया, हमारे विभाग पे खबर मिली जिसमें कहा गया था कि एक पुरुष अजनबी था जो आपको अपने साथ ले गया था। वो आपके कमरे में रात को आया और आपको मिलने के लिए कल रात अपने साथ कहीं और ले गया। जाहिर है आप पूरी रात वापस नहीं आई थी। फिर से शिरीन ने जवाब देने से पहले कहा, चाचा जी, ये तो और भी बुरा है। व्यक्ति कोई और नहीं, राजकुमार रमाकांत राव का सिपाही था जिसने मुझे इनके नाम से चिट्ठी दी थी। सभी हैरान रह गए। न्यायाधीश ने कहा, अपर्याप्त सबूत हैं। इसके अलावा श्याम सिंह के घर में काफी सारे लोग थे, मगर और किसी ने छोटी बिटिया को बाहर जाते नहीं देखा था।
आपकी जानकारी का कोई स्रोत होना चाहिए। एक बाहरी व्यक्ति से मुझे लगता है भले ही पुरुष अजनबी अंदर और बाहर चुपके से और गुपचुप तरीके से आ जा सकता है, मगर एक अजनबी पुरुष को कैसे पता चलेगा कि वो मेरे आंगन में है? वो किसी और के आंगन में भी हो सकता था। शिरीन ने कहा। एक उत्तर और इसने सभी को एक झटके में फेंक दिया, यहाँ तक कि रमाकांत राव भी हिल गया। केवल 8वें राजकुमार ने इसे आकर्षक पाया। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो मोहित हो चुका है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बात में दम तो है। श्याम सिंह जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? श्याम सिंह ने जवाब दिया, मुखबिर मेरा अपना व्यक्ति था। शिरीन ने अपनी पलकें उठाई और फिर से कहा, ये एक व्यक्ति के लिए असामान्य है। उन्होंने सीधा श्याम सिंह को ये बात न बताकर पहले रमाकांत राव जी को क्यों बताई? न्याय विभाग में सीधे जाने के बजाय वो शकुंतला देवी को बता सकता था। न्यायाधीश ने कहा, यह घटना शाही परिवार को बहुत प्रभावित करेगी, इसलिए मुखबिर को डर था कि वजीर और उनकी पत्नी अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस मुद्दे को खारिज करना चाहेंगे। शिरीन ने सर हिलाया। इसमें कुछ समझदारी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, इस संभावनाओं को खारिज करें कि मुखबिर जनरल को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। ये नफरत के कारण या बदला लेने के लिए भी हो सकता है। वास्तव में ऐसी घटना के लिए शब्द सबूत के रूप में सेवा करने में असमर्थ हैं। भीम सिंह ने खिलौने को फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है इसने जो कहा वो सही बात है, बस एक गवाह के शब्द भरोसेमंद नहीं है। न्यायाधीश जो भीम सिंह के पास खड़ा था, उसने उस पर एक टेढ़ी नजर की। भीम सिंह ने खिलौने का इस्तेमाल किया और अपने कंधे पर सहलाया। भाई, इस मामले में कुछ अस्पष्टता है। आपको नहीं लगता कि आपकी मंगेतर ऐसा अनैतिक कार्य करेगी? सही कहा ना मैंने? रमाकांत राव ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, ये कैसे संभव है? मैं हूं, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि वो भी निर्दोष है। श्याम सिंह ने रमाकांत राव की एक झलक पकड़ी। उसे शक है कि वो अपराधी है, क्योंकि वो विवाह को रद्द करना चाहता था। क्या अब ये निर्दोष होने का नाटक कर रहा था? झूठी मासूमियत। इस जानवर दिल कमीने ने उसे छोड़ने के लिए, छल करने के लिए एक खुफिया संदेश का उपयोग किया और आज सुबह वो जानबूझकर उसके आंगन में आया था छानबीन करने। श्याम सिंह ने अपने आप से पूछा। उसने शायद ये मान लिया था कि वो पहले ही मर चुकी होगी हुकुम सिंह के निवास पर। उस पर आरोप है कि वो अय्याश था। उसकी मौत के बाद ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि उसकी मौत का किसी को भी बुरा नहीं लगा था। हालांकि शिरीन के सौभाग्य से उस शरीर का वर्तमान निवासी से बचा सकता था। वो मूल मालिक के लिए न्याय मांगेगी और एहसान वापस करेगी 100 गुना करके। उसने न्यायाधीश को फिर से देखा और कहा, चाचा, क्या आपके पास कोई और सबूत है? न्यायाधीश ने सपाट ढंग से कहा, भीमपुर राज्य के नियमों के अनुसार साक्षी अकेले ही संदिग्ध आंगन की खोज को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है। शिरीन ने आह भरी और कहा, लगता है मैं केवल निवेदन कर सकती हूँ। आपसे यही एक निवेदन है। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 5वां भाग है, गड़बड़ झाला। न्यायाधीश महोदय, आप अपने अधिकारियों को शिरीन के आंगन में खोजने को कह सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हमें आपके अधिकारियों की खोज करनी पड़ेगी। क्या होगा यदि उनमें से कोई ऐसे लोगों से जुड़ा हो जो श्याम सिंह को कलंकित करने की योजना बनाए बैठा हो और जानबूझकर खोज के दौरान नकली सबूत लाया हुआ हो? ये भी हो सकता है कि कोई नकली सबूत आंगन में पहले से भी लगा के बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो शिरीन अपने बचाव में जो भी कहेगी वो व्यर्थ जाएगा। न्यायाधीश महोदय चुप रहे। उसने गुस्से से कहा, मेरे आदमी ऐसे नहीं है। भीम सिंह ने अपने खिलौने को लहराया और टिप्पणी की, न्यायाधीश महोदय, हालांकि इस लड़की की चिंता के कारण एक अतिरिक्त कदम शामिल होगा, ये समझ में आता है, मगर उसका मन है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो न्यायाधीश जी? न्यायाधीश ने कहा, ठीक है, मैं इसकी इजाजत देता हूँ, लेकिन ये पहली और आखिरी बार होगा, ये समझ लो। उन्होंने अपने आदमियों को अपना हाथ लहराकर इशारा किया और हुक्म दिया कि आपस में एक दूसरे की खोज करें। देखें कि क्या कोई है आप में से संदिग्ध वस्तुएं रखने वाला। उसके अधीन कुल 10 अधिकारी थे जो उसके पीछे खड़े थे। उन सब में से एक ही आदमी बेचैन लग रहा था, जिसका गोल मटोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके हाव भाव बदलने लगे। शिरीन मॉडर्न वर्ल्ड में एक गोल्ड क्लास प्रोफेशनल किलर थी। उसकी चील जैसी तेज नजर थी और उसने तुरंत ही अपनी उंगली उस आदमी की ओर कर दी और उसने कहा, उसे खोजो सबसे पहले। आदमी ने एक कदम पीछे लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आ गया। मैं क्यों? मेरे पास कुछ नहीं है।
शिरीन मुस्कुराई और बोली कि यदि आप कह रहे हैं आप दोषी नहीं हैं तो खोज से भी क्यों डरना। भीम सिंह ने अपने खिलौने को बंद कर दिया। आप सही कह रही हैं, सहयोग करने की उसकी अनिच्छा थोड़ी गड़बड़ महसूस कराती है। मंत्रमुग्ध राजकुमार ने अपना बचाव जारी रखा, क्योंकि भीम सिंह शिरीन का बचाव करता जा रहा था और वो उसका दीवाना हो गया था। भीम सिंह ने खिलौने को इधर उधर घुमाया और उसकी दिशा में मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराती हुई अर्धचंद्र की तरह आंखें शिरीन के लिए उसकी भावनाएं बता रही थी। उसकी चुलबुली मुस्कान और समझदारी से प्रभावित भीम सिंह ने अपनी नाक को छुआ। जिस क्षण उसके घर में उसने प्रवेश किया, उस क्षण से उसकी नजर शिरीन की ओर ही थी। भीमपुर में सुंदर औरतों की कमी नहीं थी, मगर शिरीन की चालाकी और सूझबूझ का वो कायल हो गया था। वो एक ऐसी लड़की से कभी नहीं मिला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी को प्यार भी कर पाएगा। हालांकि अफवाह कुछ और ही थी। अफवाह ये थी कि श्याम सिंह के परिवार की पहली पत्नी की बेटी बदसूरत थी और बेकार थी। हालांकि ऐसा लगता है कि अफवाहें निराधार थी। उसी व्यक्ति में देखकर उसके माथे पर जन्म का निशान छोड़कर सब खूबसूरत था। उसके काले बालों ने उस निशान को अच्छी तरह से छिपा दिया। उसने इसे और खूबसूरत बना दिया था। खास तौर पर उसकी बड़ी गोल आंखें, उसका छोटा मुंह और बर्फ जैसी सफेद उसकी त्वचा, वो वास्तव में एक सच्ची सुंदरता थी। वो सतर्क, चतुर और अपने विचारों में स्पष्ट थी। कैंची सी जबान, बेपरवाह शब्द उसके वर्णन में सही नहीं बैठ रहे थे। जो लोग उसे बकवास कहते थे क्योंकि उसके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी, शायद सही थे। हालांकि उसकी चालाकी और सूझबूझ उसे सफल बनाने के लिए काफी थी। सफलता उन्हें मिलती है जो कोशिश करते हैं। ताकत होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी जरूरी है। हाँ, वास्तव में वो लड़की का दीवाना हो गया था। ऐसा लग रहा था भीम सिंह को उसमें बहुत रुचि थी। खुद पर संदेह से छुटकारा पाने के लिए न्यायाधीश महोदय ने स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों को खोजने का आदेश दिया। गोल मोटे चेहरे वाला आदमी ही झूठा निकला। आखिरकार शिरीन की बात सच साबित हुई और वो उसे एक पुरुष को खोजने में कामयाब रहे और उसकी पोशाक में से नशीले पदार्थ मिले। इसे न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, आप इस तरह की वस्तु के साथ क्या कर रहे हैं? पसीने की बूंदों से भीगते हुए उसने कहा, मेरे सम्मानीय न्यायाधीश महोदय, मुझे नहीं पता ये मेरी जेब में कैसे आया। आज सुबह तक तो नहीं था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कृपया मुझे एक अवसर दे, कृपया। न्यायाधीश महोदय ने कहा, ये संभव है? हालांकि शिरीन ने गोल चेहरे वाले आदमी को देखा और फिर उसके नशीले पदार्थ को देखा और मुस्कुराई और कहा, क्या आप कह रहे हैं कि ये अपने आप आपकी जेब में आ गया है ना? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? शिरीन ने धीरे से कहा, आपकी नशेड़ी जैसी शक्ल है और फिर भी आपको नहीं पता कि ये कहां से आया। नशे की पुड़िया काफी अच्छे से बनाई गई थी। ये काम किसी विशेषज्ञ का था। कोई आपकी जेब में कुछ रख दे और आपको पता भी ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका चेहरा पीला हो गया, लेकिन उसने अपनी कहानी पर जोर दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो नशे करता भी नहीं हूँ। शिरीन ने उनकी टिप्पणी पर हंसते हुए कहा, मैं देख रही हूँ, ये संभव है। हो सकता है रात में कोई आपके घर में घुस गया हो और आपको फंसा दिया हो, है ना? न्यायाधीश महोदय, आपका क्या कहना है? न्यायाधीश महोदय ने उसे शांति से देखा और अपने आदमियों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और इसकी जांच करो। कुछ ही समय बाद अधिकारी जिसने उसका निरीक्षण किया वो वापस आ गया और सूचना दी, न्यायाधीश महोदय, वो अभी भी उस कहानी पर अड़ा हुआ है। शायद वो सच कह रहा है। इसे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। हर किसी को इस बात का अंदाजा था उस समय क्या हो रहा था। भीम सिंह आहें भरता हुआ बोला, कुछ तो गड़बड़ लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस मोटे ने इसे रिश्वत दी और इस लड़की का शोषण करने की कोशिश की। न्यायाधीश महोदय हमेशा सख्त और निष्पक्ष रहते हैं। मुझे विश्वास है कि वो श्याम सिंह के परिवार के साथ जो कुछ चल रहा है उसकी अच्छी व्याख्या देंगे। शिरीन ने आहें भरी। हालांकि उन्हें बेटी पसंद नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि परिवार की प्रतिष्ठा को भी घसीटा जाए। न्यायाधीश महोदय, मुझे लगता है कि आपके आदमियों में कुछ समस्याएं हैं और अच्छा रहेगा कि आप उस समस्या का हल जल्दी निकालें। ये उनकी उम्मीद से परे था कि उनके आदमी को रिश्वत दी जाएगी। उसने गहरी सांस भरी और कहा, शर्म की बात है। उसका चेहरा लाल हो गया। वो झुका और बोला, चिंता मत करो मेरे 8वें राजकुमार श्याम सिंह, इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से इसके पीछे के आदमी का पता लगाऊंगा। शिरीन धीरे से मुस्कुराई और कहा,
मैंने सुना है कि न्यायाधीश महोदय निष्पक्षता रखते हैं और सबसे ऊपर न्याय को रखना उनका मत है। शहर में हर कोई ये जानता है कि न्यायाधीश महोदय एक महान अधिकारी हैं। आपके पास बहुत सारे अधिकारी हैं। हमें न्यायाधीश महोदय पर दोष नहीं डालना चाहिए। उसके शब्दों ने न्यायाधीश महोदय को बहुत प्रभावित किया और उन्हें काफी अच्छा आभास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को एक दूसरे की खोज करने का आदेश दिया। तब तक उन्होंने शिरीन के साथ किसी और बारे में बात करना शुरू किया। एक पल बाद निरीक्षण समाप्त हो गया क्योंकि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। न्यायाधीश महोदय ने शांति से कहा, बिटिया, हमें आपके निवास को भी खोजना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो। शिरीन ने सहमति देते हुए कहा, कृपया आगे बढ़ें। लगभग 10 सेवानिवृत्त लोगों ने खुद को कुछ समूहों में विभाजित किया और शुरू किया खोजना। शिरीन एक खंबे पर झुक रही थी और उनके भावों को करीब से देख रही थी। उसकी सभी बड़ी बहनें खुशी और उत्साह से देख रही थी। शशिकला ने अपनी सौम्य विनम्र अभिव्यक्ति को बनाए रखा था, लेकिन वो हर थोड़ी देर में रमाकांत राव की ओर देख रही थी। शशिकला ने सर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि रमाकांत राव शुरुआत में परेशान दिखे, लेकिन उनके हाव भाव में सुधार आने के बाद उन्होंने देखा और मुस्कुराए। ये घटना वास्तव में उन दोनों का षड्यंत्र था। उसने शिरीन के बिस्तर के नीचे कुछ छिपाया था। उसका सर हिला देने का कारण था कि वो उसे आश्वासन दे रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि शिरीन ने उनके सभी कार्यों और अभिव्यक्तियों पर ध्यान दिया था। उसने फिर से उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या बातें करते हैं। मोहतरमा, आप चिंतित हैं? शिरीन ने किसी को बोलते हुए सुना। वो घूम गई और ये राजकुमार था, भीम सिंह, जो उसके बाईं ओर खड़ा था और उसे एक मुस्कान के साथ देखे जा रहा था जब से वो उसके घर में आया था। भीम सिंह युद्ध कला में माहिर थे। शिरीन जानबूझकर दूरी बनाए रखने के लिए अपना कदम पीछे रखते हुए कहने लगी, क्या चिंतित होने की बात क्या है? मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। मुझे ये वाक्यांश बड़ा पसंद है। भीम सिंह ने खुद को उनके साथ जोड़ लिया और कहा, हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऐसे काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी को रखा गया हो आपके निवास में कुछ और रखने के लिए जिसपे ध्यान देने में आप विफल रही, तो आप और गहरी गंदगी में फंस सकती हैं। ऐसा लगता है कि घटना स्थल पर ज्यादातर लोग सभी अनुभवी अधिकारी थे, सिवाय छोटी बच्चियों के। वो जानते थे कि वो उन्हें क्या संदेश भिजवाना चाहते थे। रमाकांत राव और शशिकला के चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। रमाकांत राव अनिच्छा में मुस्कुराया और कहा, देखो मेरे भाई, निवास बहुत शांत है, वजीर का निवास भी बहुत सख्त है। मुझे नहीं लगता लोग ऐसी जगह बस घुसने और बाहर निकलने में सक्षम होंगे। ये होगा किसी के लिए भी बहुत मुश्किल। किसी पर दोष लगाओ तो उस पर सबूत के साथ दोष लगाओ। भीम सिंह ने अपने खिलौने के साथ रमाकांत राव के कंधे पर सहलाया और कहा, आप अभी भी छोटे हैं भाई, कभी कभी परिवार के लोग भी एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं। रमाकांत राव खामोश और खांसते रहे। बाद में उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मगर ये गलत है भाई। ये वजीर के परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है। परिवार का कोई ऐसा कार्य क्यों करेगा? भीम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बताना मुश्किल है, मगर ऐसा होने की संभावना भी कम नहीं है। थोड़ी देर रुको, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। लोग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रमाकांत राव केवल 16 साल का था और अपने बड़े भाई जितना अनुभवी नहीं था। भीम सिंह ने अपनी राय दी तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। रमाकांत राव अनिच्छा में मुस्कुराया और कहा, यह अजीब है, इससे क्या लाभ होगा? उस व्यक्ति को ऐसे जाल लगाने से मिलता क्या है? मेरे पास वास्तव में कोई सुराग नहीं है। भीम सिंह ने रमाकांत राव को देखा, जिससे वो असहज हो गए। जब रमाकांत राव बोलने वाला था, भीम सिंह ने धीरे से कहा, मेरे युवा भाई, आप हाल ही में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या खास बात है? मैंने सुना है कि कई लड़कियां आपके पीछे हैं, लेकिन अब आप व्यस्त हैं वजीर परिवार की छोटी बेटी के साथ। मुझे यकीन है कि वो काफी परेशान है और चाहते हैं आप उसका साथ दें। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। इस कहानी का छठा भाग है।